नमस्कार, जनप्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कैबिनेट के सदस्यों ने एक बड़े मिशन को मंजूरी दी है। इसमें सरकारी बाबू यानी सिविल सर्विस अधिकारियों को कर्मयोगी बनाने पर फैसला लिया गया। इस मिशन के तहत कर्मचारियों को खास ट्रेनिंग दी जाएगी। मसलन सरकारी अफसरों के काम को किस तरह बढ़िया किया जाए। इसके अलावा मोदी कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर के लिए 5 अधिकृत भाषाओं को मंजूरी दी है। इसका विधेयक संसद में लाया जाएगा। पीएम मोदी 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित कर सकते हैं। वैश्विक निकाय द्वारा जारी की गई सूची में यह जानकारी सामने आई है। 75 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि संयुक्त राष्ट्र का वार्षिक महासभा का सत्र ऑनलाइन कराया जाएगा। पीएम मोदी बिहार में सड़क और पुल का शिलान्यास कर सकते हैं। पीएम मोदी 11 से 18 सितंबर के बीच सड़क और पुल से जुड़ी 8 परियोजनाओं का उद्घाटन कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समारोह में अलग अलग परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस रवाना हो गए हैं। 4 सितंबर को होने वाली बैठक में हिस्सा लेने के अलावा रक्षा मंत्री अपने रूसी समकक्ष और कई अन्य शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने को लेकर बातचीत करेंगे। चीन की धोखे की कार्रवाई के बाद अब भारत पूरी तरह से चौकन्ना हो गया है। इसको लेकर भारत ने चीन को कड़ी चेतावनी दी है। भारत ने चीन को 2 टूक कहा है कि वो अपने फ्रंट लाइन सैनिकों पर नियंत्रण रखे। आपको बता दें कि पैंगोंग त्सो के दक्षिणी इलाके में भारत में चीन सैनिकों को खदेड़कर अपनी पैठ मजबूत कर ली है। भारत का मानना है कि चीन वास्तव में इस मुद्दे पर समाधान नहीं करना चाहता है और सुनियोजित तरीके से पश्चिमी इलाके पर नजरें गड़ाए हुए है। भारत चीन के बीच सीमा पर लंबे समय से चल रहे तनाव के बीच केंद्र सरकार ने आज एक और बड़ा अहम फैसला लिया है। सरकार ने चीन के PUBG ऐप समेत 118 मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया है। इससे पहले भी सरकार कई चीनी कंपनियों के ऐप को बैन कर चुकी है। आपको बता दें कि सीमा पर चीन से चल रहे गतिरोध का भारत हर तरीके से मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। चीन ने LAC पर तनाव की स्थिति के लिए भारत पर ठिकरा फोड़ने की कोशिश की है। चीन ने आरोप लगाया है कि सीमा पर भारत ने ही समझौते को तोड़ा और LAC को पार कर हमारी तरफ आ गया। आपको बता दें कि चीन के इस दावे को भारत पहले ही नकार चुका है। इसके अलावा चीन ने इस विवाद पर तिब्बत और अमेरिका के एंगल को भी सामने रखा है। उन्होंने कहा कि हम भारत समेत ऐसे किसी भी देश का विरोध करते हैं जो तिब्बतियों को अपने यहाँ शरण देते हैं। भारत के इर्द गिर्द करीब 1 दर्जन ठिकानों पर चीनी सेना अपने सैन्य ठिकाने जमाने में लगी हुई है। चीनी सेना पर यह बड़ा खुलासा अमेरिका ने किया है। अमेरिका ने दावा किया कि भारत के तीनों पड़ोसी देशों के साथ ही करीब 1 दर्जन देशों में चीन अपने सैन्य ठिकाने मजबूत कर रहा है। इनमें पाकिस्तान, म्यांमार और थाईलैंड सहित अन्य देश शामिल हैं। 14 सितंबर से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में इस बार सांसदों को वीकली ऑफ नहीं मिलेगा, यानी शनिवार और रविवार को छुट्टी नहीं होगी और 7 दिन लोकसभा का सत्र चलेगा। दोनों सदनों की कार्रवाई दैनिक आधार पर आयोजित की जाएगी। एक दिन में लोकसभा सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक, जबकि राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 3 से 7 बजे तक आयोजित की जाएगी। संसद के मानसून सत्र में प्रश्नकाल नहीं होने पर विपक्ष ने नाराजगी जताई है। विपक्ष का आरोप है कि लोकतंत्र की हत्या के लिए संसद सत्र में महामारी का बहाना बनाया गया है। कांग्रेस के शशि थरूर ने कहा है कि हमें सुरक्षित रखने के नाम पर इसे जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं। राम मंदिर के मानचित्र को लेकर अयोध्या विकास प्राधिकरण की बैठक खत्म हो गई है। प्राधिकरण की बैठक में सर्वसम्मति से मंदिर के नक्शे को मंजूरी दी गई है। बोर्ड के अध्यक्ष कमिश्नर MP अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मंदिर के अंदर और बाहर के एरिया का नक्शा पास हो गया है। 13,000 कवर्ड एरिया में राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। फिलहाल डेवलपमेंट शुल्क का कैलकुलेशन जारी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। उन्होंने केंद्र सरकार में वर्ष 2020-21 के लिए GST क्षतिपूर्ति के रूप में 2,828 करोड़ रुपए की धनराशि जल्द से जल्द देने की मांग की है। उन्होंने पत्र में कहा कि केंद्र को राज्यों को ऋण देने की सलाह देने के बजाय राज्यों को भुगतान करने के लिए ऋण लेना चाहिए। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जवानों ने पीटकूट बीरवाह इलाके में तलाशी अभियान के दौरान दहशतगर्दों के 4 मददगारों को दबोच लिया है। पकड़े गए चारों लोग प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा के साथ जुड़े हुए थे। ये सभी आरोपी क्षेत्र में सक्रिय दहशतगर्दों को आश्रय और रसद सहायता प्रदान करते थे। मध्य प्रदेश की बाढ़ में वैनगंगा नदी पर बना पुल उद्घाटन होने से पहले ही बह गया है। CM शिवराज चौहान ने ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें
जीएम जेपी मेहरा और असिस्टेंट मैनेजर एसके अग्रवाल पर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि सिवनी में बेनगंगा नदी पर 4 करोड़ की लागत से पुल बनाया गया था। इसका निर्माण जून 2020 में पूरा हुआ था। मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को सजा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को वापस हाईकोर्ट भेज दिया है। साथ ही निर्देश दिया है कि अब हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई पूरी करके जल्द अपना फैसला सुनाएगा। यूपी सरकार ने विकास दुबे के गुर्गे जय वाजपेयी की लगभग 37 करोड़ की संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी शुरू कर दी है। यूपी पुलिस ने उसके घर पर कुर्की का नोटिस पहले ही चिपका दिया है। अब जय के फरार तीनों भाइयों के घर के बाहर पुलिस ने मुनादी करवाई है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हाजिर होने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने द करगिल गर्ल फिल्म गुंजन सक्सेना के प्रसारण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार ने याचिका दायर कर आरोप लगाया कि फिल्म में वायुसेना की छवि को गलत तरीके से पेश किया गया है। इससे वायुसेना की छवि खराब होने की आशंका है। कोर्ट ने फिल्म का प्रसारण रोकने की मांग करने वाली याचिका पर नेटफ्लिक्स और पूर्व फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना से जवाब मांगा है। मोदी सरकार ने सितंबर में भी घरेलू गैस पर सब्सिडी नहीं देने का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि जब अप्रैल में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमतों में गिरावट आई थी, तो मई में घरेलू सिलेंडर की कीमत 162.5 रुपए घटा दी गई थी। इसी के चलते सब्सिडी और बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत एक समान हो गई। फिलहाल सरकार ने सितंबर में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वैक्सीन की खोज पर बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा कि वैक्सीन की खोज में अमेरिका दुनिया के देशों के साथ साझा प्रयासों में शामिल नहीं होगा। वो अपने देश के लिए खुद ही वैक्सीन तैयार करेगा। दरअसल दुनिया भर में खोजी जाने वाली कोरोना वैक्सीन की खोज विश्व स्वास्थ्य संगठन की निगरानी में हो रही है। अमेरिका इस संगठन से पहले ही बाहर हो चुका है। दिल्ली में 7 सितंबर से मेट्रो के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सीएम केजरीवाल के मेट्रो चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उपराज्यपाल ने मेट्रो को केंद्र सरकार की तय गाइडलाइंस के तहत ही चलाने की इजाजत दी है। आपको बता दें कि अनलॉक 4 में मेट्रो को चलाने का फैसला केंद्र ने किया था। मध्य प्रदेश में कोरोना संकट में सरकारी राशन की दुकानों पर घटिया चावल बांटने का मामला सामने आया है। ये खुलासा केंद्र सरकार ने किया है। केंद्र ने प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि जो चावल सरकारी गल्ले की दुकान से वितरण किया गया है वो इंसानों के खाने योग्य नहीं था, जबकि वो पोल्ट्री ग्रेड का चावल था। आपको बता दें कि केंद्र ने जुलाई में चावल के 32 सैंपल लिए थे। केंद्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपने अध्ययन में बड़ा खुलासा किया है। जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में शहर से ज्यादा गांव में सड़क हादसे हो रहे हैं। डेटा के अनुसार साल 2019 में कुल सड़क हादसों का 59.9% ग्रामीण इलाकों में रिकॉर्ड किया गया, जबकि शहरों में 40.5% हादसे दर्ज किए गए। कोरोना महामारी को लेकर दिल्ली एम्स ने अपने सभी सेंटरों पर ओपीडी बंद कर दी है। मेडिकल अधीक्षक ने आदेश जारी करते हुए कहा कि इमरजेंसी और सेमी इमरजेंसी मरीजों के लिए पर्याप्त बेड मुहैया कराने के लिए ये फैसला लिया गया है। सर्कुलर के अनुसार अगले 2 हफ्तों तक ओपीडी, जनरल वार्ड और प्राइवेट वार्ड बंद रहेंगे। सुशांत सिंह मामले में सीबीआई रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत से आज लगातार दूसरे दिन पूछताछ कर रही है। इससे पहले मंगलवार को सीबीआई ने रिया के माता पिता से करीब 8 घंटे तक पूछताछ की थी। उधर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पकड़े गए ड्रग डीलर को अदालत में पेश किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो डीलर के संबंध रिया के भाई शोभिक से हैं। आज शोभिक से भी एनसीबी पूछताछ कर सकती है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने की रणनीति बनाने में जुट गई है। माना जा रहा है कि राजद कांग्रेस को 195 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो महागठबंधन में सहयोगी दलों को 48 सीटें दी जाएंगी। महागठबंधन में कितनी पार्टियां मिलाकर चुनाव लड़ेंगी, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जीएसटी संग्रह बेहतर करने के लिए छत्तीसगढ़ की तारीफ की है। छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस देव सिंह ने कहा है कि जीएसटी संग्रह में छत्तीसगढ़ बेहतर प्रदर्शन करके केंद्र को पैसा भेज रहा है, लेकिन केंद्र का रवैया राज्य के लिए बेहतर नहीं है। अखिलेश यादव ने डॉक्टर कफील खान की रिहाई के बहाने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा कि झूठे केसों में फंसाए गए डॉक्टर कफील को न्याय मिल गया है। डॉक्टर कफील की तर्ज पर ही आजम खान और उनके परिवार को झूठे केसों में फंसाया गया है। अयोध्या के धुन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद की डिजाइन करने का जिम्मा आर्किटेक्ट और टाउन प्लानर प्रोफेसर एस.एम. अख्तर को सौंपा गया है। अख्तर मस्जिद के 5 एकड़ वाले परिसर के सभी निर्माण कार्य का डिजाइन तैयार करेंगे। इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ने बताया है कि डॉक्टर अख्तर दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्ट विभाग में प्रोफेसर रहे हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जेडीयू भी अब डिजिटल अवतार में आ गई है। नीतीश की अगुवाई वाली जेडीयू ने पार्टी का चुनावी डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इसे जेडीयू लाइव नाम दिया गया है। जेडीयू लाइव नाम के डिजिटल पोर्टल को सांसद और जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने लॉन्च किया। इस मौके पर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी और मंत्री संजय झा भी मौजूद रहे। भारत में फेसबुक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के बाद अब टीएमसी भी फेसबुक विवाद में शामिल हो गई है। टीएमसी के सांसद डेरेक ओ ब्राउन ने फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को पत्र लिखा है। इसमें फेसबुक का बीजेपी के प्रति झुकाव होने का दावा किया है। यूपी में आए दिन दलितों पर हो रही ज्यादती पर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आए दिन उत्तर प्रदेश में दलितों पर ज्यादती हो रही है। प्रदेश सरकार इन घटनाओं को नजरअंदाज करना बंद करे। एटीएम का फ्रॉड रोकने के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने नई सर्विस की शुरुआत की है। नई सर्विस के तहत अगर आप एटीएम में जाते हैं तो अपना बैलेंस या मिनी स्टेटमेंट चेक करना चाहते हैं तो एसबीआई आपको एसएमएस भेजकर अलर्ट करेगा। ऐसा इसलिए होगा ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि ट्रांजैक्शन ग्राहक कर रहा है या उसका डेबिट कार्ड कोई और इस्तेमाल कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा आज रिटायर हो गए हैं। रिटायरमेंट से पहले कोर्ट की परंपरा को पूरा किया गया। इसमें जस्टिस अरुण ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन सीजेआई बोबड़े के साथ बेंच साझा की। इस दौरान सीजेआई बोबड़े और जस्टिस अरुण मिश्रा पहली और आखिरी बार साथ बैठे थे। बोबड़े ने कहा कि अजीब बात है कि वो पहली और आखिरी बार साथ आए हैं। वहीं अरुण मिश्रा ने भी बोबड़े की तारीफ की है। अनलॉक 4 में केंद्र सरकार की ढील से उत्तराखंड सरकार के लिए चुनौती बढ़ गई है। इसको लेकर राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है। उत्तराखंड सरकार ने अभी तक अपने राज्य में आवाजाही को नियंत्रित किया था, जिससे दूसरे शहरों से आने वालों पर निगाह रखी जा सके। लेकिन राज्य की सीमाएं खुल जाने से सरकार के सामने चुनौतियां बढ़ जाएंगी। कोरोना के चलते उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत ने एक बार फिर खुद को सेल्फ क्वारंटाइन किया है। इसके साथ कैबिनेट की होने वाली बैठक को भी टाल दिया गया है। आपको बता दें कि मंगलवार को सीएम के ओएसडी अजय रावत भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इससे पहले सीएम के दूसरे ओएसडी गोपाल रावत को भी कोरोना हुआ था। तबीयत बिगड़ने पर रावत को एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने दुनिया भर को चेतावनी दी है। उन्होंने बताया कि चीन अगले एक दशक में अपने परमाणु हथियारों का जखीरा दोगुना करने की फिराक में है। इतना ही नहीं, वो इन हथियारों को जमीन, समुद्र और आकाश में मारने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल के साथ लॉन्च करने की तकनीकी विकसित कर रहा है। इसके अलावा पीएलए ज्वाइंट ऑपरेशन करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। सऊदी अरब अब अपने कूटनीतिक मामलों में बदलाव करने जा रहा है। इसका सबसे पहले और बड़ा झटका पाकिस्तान को लगने वाला है। सऊदी अरब के प्रिंस सलमान ने कहा है कि वो कश्मीर मामले पर अपनी कूटनीति बदलेंगे। इसमें पाकिस्तान का कश्मीर मामले पर साथ नहीं देना शामिल है। साथ ही सऊदी ने पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक मदद भी बंद करने का फैसला किया है। पीएम केयर्स फंड को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने दान पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि 26 से 31 मार्च 2020 के बीच केवल 5 दिनों में ही 3076 करोड़ रुपए पीएम केयर्स फंड को मिले हैं, जिसको लेकर पीएम केयर्स फंड के ऑडिटर्स ने पुष्टि की है। चिदम्बरम ने कहा है कि दान पाने वाला ज्ञात है, दान पाने वाले के ट्रस्टी ज्ञात हैं, तो ट्रस्टी और दानदाताओं के नाम उजागर करने से सरकार क्यों डर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा कल एनडीए में शामिल होने जा रही है। आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में हो रही उपेक्षा से नाराज मांझी ने 22 अगस्त को महागठबंधन के साथ रिश्तों को तोड़ दिया था। इसके लिए उन्होंने पार्टी की कार्य समिति की बैठक की, जिसके बाद महागठबंधन छोड़ने पर निर्णय लिया है। यूपी के शाहजहांपुर से कटरा विधायक वीर विक्रम सिंह अपनी करतूतों से कटघरे में हैं। जाम में फंसने के बाद विधायक के गनर ने पत्रकार और कार चालक की डंडों से पिटाई कर दी। इस पिटाई का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जेएनयू ने एमफिल और पीएचडी की दाखिला प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए छात्रों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए अंतिम तारीख 21 सितंबर रखी गई है। जेएनयू प्रशासन ने कहा कि यूनिवर्सिटी के दाखिला पोर्टल पर ई प्रोस्पेक्टस अपलोड है, जिसे छात्र वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं जेआरएफ श्रेणी के छात्रों के लिए वाइवा और साक्षात्कार की तारीखें जल्द घोषित हो जाएगी। उन्नाव में भविष्यवाणी करने वाले सोवन सरकार के गांव डोंडिया खेड़ा के पास खुदाई में खजाने की मटकी मिली है। खुदाई में मिला ये मटका सोने, चांदी और तांबे से भरा हुआ है। आपको बता दें कि मनरेगा के मजदूर गांव के बाहर खुदाई कर रहे थे, तभी उन्हें एक मटकी दिखाई दी। इसे देखते ही मजदूरों में छीना झपटी मच गई। बताया जा रहा है कि कई मजदूर सिक्के लेकर अपने अपने
घर भाग गए। वहीं पुलिस ने काफी संख्या में सिक्के बरामद कर जिला कोषागार में जमा करा दिए हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने देश भर के मैनेजमेंट संस्थान के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। परिषद ने कहा कि अब MBA और PGDM कोर्स एक साथ नहीं चलाए जा सकते हैं। अब संस्थानों को कोई एक कोर्स बंद करना पड़ेगा। गाइडलाइंस में कहा गया है कि मैनेजमेंट संस्थान PGDM कोर्स चलाना चाहते हैं तो उनको यूनिवर्सिटी से MBA और AICTE से PGDM कोर्स की अनुमति लेनी होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती मामले में यूपी सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। जस्टिस विवेक अग्रवाल ने मनु प्रकाश सिंह की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा है कि पुलिस भर्ती बोर्ड ने गलती की थी, जिसे बाद में उसने स्वीकार कर लिया है। इसके बाद बोर्ड ने प्रकाश को परीक्षा में सफल घोषित किया। कोर्ट ने पूछा कि प्रकाश को बोर्ड ने अब तक नियुक्ति क्यों नहीं दी। JEE मेंस परीक्षा देने के लिए कोरोना संक्रमित छात्र के सेंटर पर पहुंचने की बड़ी चूक सामने आई है। राजस्थान के कोटा के एक केंद्र पर कोरोना पॉजिटिव छात्र परीक्षा देने पहुंच गया। परीक्षा केंद्र संचालक ने उसे कोरोना संक्रमण का हवाला देकर वापस भेज दिया है। वहीं छात्र ने कहा है कि NTA की एडवाइजरी और एडमिट कार्ड में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है कि कोरोना पॉजिटिव छात्रों को केंद्र पर नहीं आना है। सुप्रीम कोर्ट ने मोरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज पर छूट देने की दिशा में निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई की। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। उन्होंने कोर्ट को बताया है कि ऋण स्थगन 2 साल के लिए बढ़ सकता है, लेकिन ये कुछ ही सेक्टरों को दिया जाएगा। मोरेटोरियम अवधि को लेकर शीर्ष अदालत ने अब गुरुवार को भी सुनवाई जारी रखने का फैसला लिया है। यूपी के बांदा में एक कारोबारी परिवार कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गया है। इस परिवार के 27 सदस्यों का एक साथ कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। फिलहाल परिवार के संक्रमित लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है, वहीं उनका उपचार चल रहा है। ये परिवार अपना समय काटने के लिए भजन कीर्तन कर रहा है। आपको बता दें कि परिवार के एक बुजुर्ग को संक्रमण हुआ है। इसके बाद सभी लोग संक्रमित हो गए। जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने ग्राम साहब नगर में विकास कार्यों का शुभारंभ किया है। जेवर विधायक ने 4 गलियों और जनता इंटर कॉलेज के पीछे इंटरलॉकिंग कार्यों का शुभारंभ किया। साथ ही ग्राम ख्वाजपुर में 64 लाख रुपए के विकास कार्यों का भी श्री गणेश किया। इस मौके पर धीरेन्द्र सिंह ने लोगों की शिकायतें भी सुनी। कांग्रेस नेता और AICC मेंबर मनोज कुमार सिंह ने बिहार में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। उन्होंने सासाराम में कहा कि कई राज्यों में कांग्रेस और सहयोगी दल चुनाव जीत रहे हैं, उससे इस बार तय है कि बिहार में भी महागठबंधन की जीत होगी। मनोज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने जनता के साथ छल किया है, ऐसे में जनादेश नीतीश के खिलाफ है। बांदा में राष्ट्रीय स्वराज पैंथर पार्टी ने मजदूर किसानों की समस्या को लेकर मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना लाल दिवाकर ने कहा है कि राज्य और केंद्र सरकार लाभार्थियों के बैंक खातों में धनराशि भेज रही है। इसके बावजूद बैंकों में भ्रष्टाचार के कारण गरीबों को योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच की जाए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।